और करा दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में लोग डिसीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे। ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें मैंने केवल ड्रग ऑफ चॉइस जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। अबाउट 90 टू 95 ड्रग्स डिसीजेस के बारे में हम बात कर लेंगे। ओवरऑल पूरी फार्माकोलॉजी की डिसीजेस इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगी और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगी, ठीक है। तो आप हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ सकता है, ठीक है। और उसके साथ ही एक पार्ट इसका और होने वाला है जिसमें हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस अलग होती है, वो और इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो पार्ट भी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले 15 को एग्जाम है तो 15 से पहले मैं कल 14 में इसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करो इस वीडियो को और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से स्टार्ट करता हूँ, आ जाओ, ठीक है। बट एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप देख रहे हो ये 13 को वीडियो देख रहे हो तो 14 को दिन में हम डिस्कस करने वाले CUET PG का 2024 का पेपर। मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी पोल डाल दिया था, मोस्ट ऑफ लोगों ने उसमें बोला था कि हाँ सर डिस्कस कर लो। तो हम 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इस डिस्कशन ज्वाइन करोगे इसमें केवल पेपर के साथ साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ लास्ट मिनट जो टिप्स होती है, ट्रिक, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो कल का वीडियो मिस मत करना। मैं बहुत लंबा वीडियो लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट में चीज़ें खत्म करूँगा, बट सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूँगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला हमारी जो डिसीज़ है उनकी ड्रग ऑफ चॉइस में, सबसे पहले अगर हम एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, ठीक है, पता नहीं कितनी बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग की बात करें या पैरासीटामोल पॉइजनिंग पूछ लिया जाए, तो उसके लिए हमारा जो एंटीडोट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है क्या, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सैल्ब्यूटामॉल, साथ साथ इसको लिखते जाना। गाउट के लिए एलोप्यूरिनॉल, फॉर क्रोनिक गाउट के लिए हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, और एक्यूट गाउट अटैक के लिए हम क्या देते हैं, नसेट्स। और नसेट्स में भी एस्पिरिन नहीं देते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्यूट गाउट के लिए हम नसेट्स का यूज़ करते हैं, बट जो एस्पिरिन है वो हमारा क्या है, वो एक्सेप्शन है, हम एस्पिरिन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसके लिए हमारा जो है वो डिजिबाइंड का यूज़ करते हैं हम लोग। और माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम सुमाट्रिप्टन देखते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या देते हैं, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं सुमाट्रिप्टन, और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम देते हैं क्या, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया एल्जाइमर। अब एल्जाइमर के लिए टैक्रिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी, ठीक है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये हमारी जो है ये टैक्रिन जो है ये हिपैटोटॉक्सिक है, ठीक है। हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, इसीलिए हमारी मिनिमम अगर आपको ऑप्शन में टैक्रिन दिखती है तो आप टैक्रिन ही लगाएंगे। उसके अलावा भी ड्रग्स हम यूज करते हैं, डोनाजापिल, रिवास्टिकमिन या गैलेंटामाइन, ठीक है। चीज रिएक्शन या टायरामिन क्राइसिस की बात करें तो इसलिए फेंटोलामिन या टोलाजोलिन, ठीक है। तो फेंटोलामिन आपको प्रेफर रखनी है, फेंटोलामिन आपको टिक करना है। क्लोरिडिन विड्रॉल के लिए भी हम फेंटोलामिन का ही यूज़ करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिया के लिए हम क्या करते हैं, लिथियम का यूज़ करते हैं। ये मैनिया के लिए भी यूज़ होता है। साथ में हमारा ये मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MDP भी बोलते हैं, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट आगे बात करें गोनोरिया के लिए। गोनोरिया के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सेफिट्रैक्सोन होता है, उसके साथ या तो अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं या तो डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं फॉर गोनोरिया, ठीक है। चलो ये 10 डिसीजेज हमने कवर कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए, तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए हम लेटेनोप्रास्ट का यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं बिमेटोप्रोस्ट का। जो मतलब जितने भी PGF2 अल्फा एगोनिस्ट हैं, वो सारे PGF2 अल्फा एगोनिस्ट जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं किसके में, ओपन एंगल ग्लाउकोमा। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा के लिए हम एस्टाजोलामाइड का यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्ड सर्जरी, बट हम एस्टाजोलामाइड यूज़ कर सकते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा का जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो क्या है, वो सर्जरी ही है, ठीक है। ये मैंने जो NS का प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था तो वो भी उस टाइम पे मैंने बताया था, ठीक है। चलो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन की बात करें तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग मिडोग्रीन दे सकते हैं, ठीक है, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन के लिए, ठीक है। साइनाइड टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या देंगे, हम देंगे अमाइल नाइट्राइट या हाइड्रोक्सी कोबालामिन देंगे। कॉलरा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। चलो ये ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल का ये पॉइंट याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ओपन एंगल खासकर पूछा जा सकता है। टाइफाइड के लिए हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है क्या, क्लोरामफेनिकोल। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, वो है एट्रापिटेंट। ये एक एक्सेप्शनल केस है तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना कि सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए हम क्या देंगे, एट्रापिटेंट। बाकी वैसे हम कैंसर इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए क्या देते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन या रिसेट्रॉन देते हैं, बट अगर वो स्पेसिफिकली सिस्प्लेटिन मेंशन कर दिया तो वहाँ पे एट्रापिटेंट का यूज करेंगे। इंटेरिक फीवर के लिए सेफिट्रैक्सोन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल या मिथेनॉल पॉइजनिंग, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल पूछ लिया जाए या मिथेनॉल पूछ लिया जाए तो इनकी पॉइजनिंग के लिए हम देंगे क्या, फोमेपिजोल। हिपेरिन ओवरडोज के लिए प्रोटामिन सल्फेट। अब हिपेरिन के लिए मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ठीक है,
ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑर्गेनिक एसिड है वो अपना क्या है, वो अपना हिपेरिन है। हिपेरिन अपना क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड है। इसके जब हम एंटीडोट में क्या देते हैं, इसकी पॉइजनिंग के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस देती है वो देते हैं प्रोटामिन सल्फेट। और प्रोटामिन सल्फेट क्या है अपना, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। ओके, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है अपना, हिपेरिन। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसकी पॉइजनिंग के लिए, इसकी अगर ओवरडोज के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, प्रोटामिन सल्फेट, जो क्या है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हुकूम इन्फेक्शन हुकूम के कारण हो रहा है तो एल्बेंडाजोल देंगे। अब पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पीएसवीटी की बात करें तो इसमें एडेनोसिन हम दे सकते हैं, मेरी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा हम अल्टरनेटिव भी इसमें प्रीफर कर सकते हैं, लाइक वीरापामिल, डिजॉक्सिन या बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें तो मरसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस। मरसा और वर्सा के बारे में हमने बात की थी। कब बात की थी, मरसा और वर्सा के बारे में हमने बात की थी अभी जब मैंने एंटी माइक्रोबियल का लास्ट लेक्चर लिया था, तो वहाँ पे बताया था, चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना डिटेल में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए हम वैंकोमाइसिन का यूज़ करते हैं। वर्षा की बात करें तो वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस का यूज़ होता है, तो उसमें हम लोग लीनाजोलिड और स्ट्रेप्टोग्रामिन का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम क्विनोप्रेस्टिन यूज़ कर सकते हैं, डेल्फोप्रेस्टिन यूज़ कर सकते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, डल लेक की क्वीन, तो डेल्फोप्रेस्टिन और क्विनोप्रेस्टिन होती है। ठीक है, डल लेक की क्वीन, डेल्फोप्रेस्टिन एंड क्विनोप्रेस्टिन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चीज़ों को भूलना नहीं है। ओके, समझ गया बात को। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो है कि एडीएचडी, एडीएचडी क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मिथाइल फेनिडेट का। ठीक है, मिथाइल फेनिडेट का हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन। अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन की बात करें तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है बेंजहेक्सोल, या इसी को हम लोग ट्राईहेक्सीफेनिडिल भी बोलते हैं। तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन तो बेंजहेक्सोल। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस। ब्लीडिंग फ्रॉम फिब्रोनेलिटिक थेरेपी, अगर फिब्रोनेलिटिक थेरेपी से ब्लीडिंग हो रही तो एमिनोकेप्रानोइक एसिड। बार्टर सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी एट्रोपिन पॉइजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिंड्रोम, एंडोमेथासिन, एट्रोपॉइजनिंग, फाइसोस्टिन। देखो अगर आप अभी सीयूटी पीजी के लिए जा रहे हो तो सीयूटी पीजी के लिए एक बार इसको देख के चले जाओ, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं उसको याद करके चले जाओ बस। बट फिर एग्जाम से आने के बाद आपको क्या करना, आपको A4 शीट पेपर्स लेने हैं, उसमें क्या करना, इन सारों को आपको लिखना है, जितना मैं बता रहा हूँ ये सारे आप एक दो पेज में 3 पेज में आ जाएंगे। लिखो सारा डेली, आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 पेज में ये करा दूंगा मैं। फिर उसके बाद 1 2 पेज में आपके ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी आ जाएगी, और 1 2 पेज में मैं इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ वो आ जाएंगे। ऐसे ही 3 4 मतलब कुछ और इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ पूरा समरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको लेना है और इसको आपको एक एक ऐसे A4 शीट में लिख के रख लेना है, लिख के रख लेना है। आपको डेली कुछ नहीं करना, अपने टाइम से डेली 10 मिनट्स निकालने हैं। ठीक है, 10 मिनट्स आपको निकालना है। 10 मिनट्स के अंदर बस आपको इसको एक बार रीड करके चले जाना, याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना। अभी आप तो एग्जाम देके आओ सीयूटी पीजी का, उसके बाद का मैं बता रहा हूँ कि आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको बस डेली एक बार ऐसे इसको पढ़ जाना है कि हाँ इसके लिए ये होता है, बस उसको आपको पढ़ जाना है, खत्म बात। अगर मैंने वैसे पूरी कोशिश की है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। बट अगर कोई भी और भी छूट गया है तो आप उसको ऐड ऑन करते जाना अपने नोट्स में, साथ में कमेंट सेक्शन में भी मिस कर देना, सॉरी मेंशन कर देना, ताकि जो लोग बाद में वीडियो देखें तो उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 हमने कवर कर लिया। 31 की बात करें तो एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। एडेमा में क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए डायूरेटिक्स देंगे, बट चॉइस कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्यूरोसामाइड। सेरेब्रल एडेमा की बात करेंगे, सेरेब्रल एडेमा में मैनिटोल का यूज़ करते हैं। और इसके लिए एक पॉइंट याद रखना कि सेरेब्रल एडेमा में मैनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बट अगर सेरेब्रल ब्लीडिंग हो गई, सेरेब्रल ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो हम वहाँ पे इसको नहीं देंगे, वहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, सेरेब्रल एडेमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, बट सेरेब्रल ब्लीडिंग में इसको हम लोग नहीं देते। एक्यूट गाउट में NSAIDs होता है, एक्सेप्ट एस्पिरिन, अभी हमने देखा। एनेस्थेटिक इन शॉक, अगर शॉक के टाइम पे या अस्थमा में है तो हम कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, हम देंगे कीटामिन, NMDA एंटागोनिस्ट देते हैं। एनेस्थेटिक फॉर न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जरी के लिए एनेस्थीसिया कौन सा प्रेफरेबल है, वो है हमारा क्या, आइसोफ्लूविन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें एनाफाइलेक्टिक शॉक, ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन, इफिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामिन। अब आर्टियल फिब्रिलेशन, फ्लटर। अब फिब्रिलेशन और फ्लटर क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है कार्डियोवैस्कुलर वाले लेक्चर में, जाके एक बार देख लेना। ठीक है, पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीटली कवर्ड है क्रैश कोर्स के अंदर, वो एक बार चेक कर लेना जाके। ठीक है, अब आर्टियल फिब्रिलेशन में हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, साइनस रिदम को मेंटेन करते हैं, ठीक है, या दूसरा हम क्या करते हैं, टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए। तो साइनस रिदम को मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं क्या, डोफेटिलाइड, फ्लेकानाइड, और उसका वेंट्रिकुलर रेट को मेंटेन करने के लिए हम देते हैं क्या, बीटा ब्लॉकर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्या, एवी ब्लॉक या साइनस ब्रेडिकार्डिया। एवी ब्लॉक या साइनस ब्रेडिकार्डिया के लिए हम देंगे क्या, ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी एट्रोपिन। एब्सेंट सीजर, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, एटोनिक मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के लिए हम देंगे क्या, वेलप्रोएट। ठीक है, एब्सेंट सीजर हो गया, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर हो गया, एटोनिक सीजर हो गया या मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो गया, इन सब के लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, होने वाली है वेलप्रोएट। बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग की बात करें तो हम उसके लिए देंगे क्या, फ्लूमाजेनिल देंगे। ब्रोंकोडाइलेटर इन सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी में ब्रोंकोडाइलेटर हम देते हैं क्या, एंटीकोलिनर्जिक। अब एंटीकोलिनर्जिक में कौन कौन सा आ सकता है, इप्राट्रोपियम आ गया, टियोट्रोपियम आ गया। फिर क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स, क्रोनिक सीएचएफ की बात करेंगे तो उसके लिए हम देंगे क्या, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर सारे जितने भी हैं हमारे पास, सारे एस इनहिबिटर हम इसमें दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन सारे एस इनहिबिटर्स यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, चलो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि क्रोनिक कैंसर पेन, अगर कैंसर का पेन बहुत ज़्यादा दर्द बहुत खतरनाक वाला है तो हम दे सकते हैं मॉर्फिन दे सकते हैं या फेंटानिल दे सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ मेसीनिया ग्रेविस, उसके लिए हम देंगे क्या, इड्रोफोनियम। ड्रग इंड्यूस पॉली पार्किंसनिज्म, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, बेंजेक्सोल, ट्राईहेक्स, फेनेडेल। ठीक है, ये दे सकते हैं। डिजिटैलिस इंड्यूस अरिथमिया के लिए हम लिग्नोकिन या लिडोकिन देंगे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हम क्या देंगे, सिल्डेनाफिल देते हैं फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। चलो फिब्रोनिलिटिक, फिब क्या है ये, फिब्रियोनिलिटिक, क्या बेइज्जती हो रही है, इंग्लिश प्रोनाउंशिएट नहीं हो पा रही। ओवरडोज के लिए होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड। ओके, कोई कमेंट में गाली नहीं देगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए क्या देंगे, लीवोथायरोक्सिन देंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए लीवोथायरोलिन। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, हाइपो के लिए थायरोक्सिन देते हैं, हाइपर के लिए देंगे लीवोथायरोलिन। ठीक है, थायरोक्सिन फॉर हाइपर हाइपो एंड थायरोनिन फॉर हाइपर। ठीक है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप 2 है स्टैटिन्स। फैमिलियल कॉम्बाइंड हाइपरलिपिडीमिया टाइप 2B, यहाँ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, यहाँ हाइपरलिपिडीमिया, ये याद रखना बस। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के लिए स्टैटिन्स, हाइपरलिपिडीमिया के लिए भी क्या, स्टैटिन्स, दोनों सेम ही है, बट आपको याद रखना 2A 2B में कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी टाइप 1 फिब्रेट्स का यूज करेंगे। फैमिलियल डिस बेटा लिपोप्रोटीनीमिया, फिब्रेट्स का यूज करेंगे। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, फिब्रेट्स का ही यूज करेंगे। हिकअप्स का है कंडीशन, क्लोरप्रोमाजिन दे दो। इंसोमिया की कंडीशन है तो क्या दे दो, बेंजोडाइजापिन दे दो। ठीक है, ये सिंपल से है। इंसोमिया मतलब नींद नहीं आ रही, हमें क्या करना है, उनको सुलाना है, सेडेटिव्स देना है, तो सेडेटिव्स में बेंजोडाइजापिन हम दे सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर हिपैरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो हम क्या देंगे वहाँ पे, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर देंगे। और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आता है क्या, एर्गेट्रोबिन और बीवालीरुडिन। ठीक है, एर्गेट्रोबिन और बीवालीरुडिन, जिसमें भी जो ये रुडिन्स होते हैं, रुडिन क्लास की सारी ड्रग्स हम इसमें प्रीफर कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मिथाइल डोपा देंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी लेबेटॉल देंगे। तीनों टर्मिनोलॉजीज मैंने जब उसमें लेक्चर में बताया था, हाइपरटेंशन जब किया था तो उसमें मैंने तीनों टर्मिनोलॉजीज को क्लासिफाई किया था कि आपको एकदम डिफरेंशिएट रखना है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अलग है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी अलग है, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी वो अलग है। तीनों में ड्रग अलग अलग। बाकी प्रेगनेंसी के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपको इतना ध्यान रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इनिशियल के लिए थायाजाइड का यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल हाइपर, इमरजेंसी की हो गई, नॉर्मल के लिए थायाजाइड यूज कर लेते हैं। हीट स्ट्रोक है, क्लोरप्रोमाजिन दे दो। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, स्पिरिनोलैक्टोन देंगे। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब बहुत टाइम तक हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका एक रीजन हमें पता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स, ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकले तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, आईबीडी के लिए सल्फासेलाजिन या 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड दे सकते हैं। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल, मेथेनॉल पॉइजनिंग, फोमेपिजोल। मेडियाट्रिक्स इन एडल्ट्स, ट्रोपिकामाइड। ठीक है, मेडियाट्रिक्स इन एडल्ट की कंडीशन में क्या देंगे हम, ट्रोपिकामाइड दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मिड्रेटिक इन चिल्ड्रन। अगर एडल्ट्स में है तो हम देंगे ट्रोपिकामाइड, और बच्चों में हो गई तो हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। ठीक, एडल्ट्स में क्या देंगे, देखो यहाँ पे मिड्रेटिक कंडीशन अगर एडल्ट्स में है तो ट्रोपिकामाइड दिया जा रहा है, अगर चिल्ड्रन की कंडीशन आ गई तो वहाँ पे हम देंगे क्या, एट्रोपिन। मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस के लिए ड्रग हमारे पास क्या है, इसको पोलामिन या इसी को हम लोग हायोसिन बोलते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मोशन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड का यूज होगा। ठीक है, मोशन सिकनेस, माउंटेन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक लाइक डॉक्सीलामिन का यूज करते हैं। ठीक है, तो तीन याद रखना, मोशन सिकनेस के लिए इसको पोलामिन या हायोसिन, माउंटेन सिकनेस के लिए एसिटाजोलामाइड, और मॉर्निंग सिकनेस के लिए एंटीहिस्टामिनिक, एग्जांपल डॉक्सीलामिन। ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविस एंटीकोलिनिस्टरेज, एग्जांपल नियोस्टेगिनिस। कोबरा बाइट, नियोस्टेग में यही यूज करेंगे। रिवर्सल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग या इसी को क्यूरेरे पॉइजनिंग भी बोलते हैं। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है रिवर्सल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, एक नॉन रिवर्सल। तो जो रिवर्सल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग होता है उसको हम लोग एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको क्यूरेरे पॉइजनिंग बोलते हैं। उसके लिए इन सब के लिए जो ड्रग हम यूज करते हैं कौन सा, एंटीकोलिन स्टेरेजेस का यूज करते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट, माइग्रेन की प्रोफाइलिक्सिस के लिए हम प्रोप्रानोल का यूज़ करेंगे और माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए 5-HT 1D 1B एगोनिस्ट सुमाट्रिप्टन का यूज़ करेंगे। ठीक, 5-HT 1D 1B एगोनिस्ट सुमाट्रिप्टन का यूज़ करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया के लिए हम SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करेंगे। मलेरिया इन प्रेगनेंसी क्लोरोक्विन है, बाकी प्रेगनेंसी का सेपरेट कंडीशन लाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट फॉर डे केयर के लिए हम मीवाक्यूरियम का यूज़ करते हैं। और अगर मसल रिलैक्सेंट फॉर इंडोथीकल इंट्यूबेशन अगर मतलब सर्जरी, डे केयर के लिए मसल रिलैक्स कराना है तो हम मीवाक्यूरियम का यूज़ कर लेंगे। बट अगर सर्जरी के लिए मसल रिलैक्सेंट का यूज़ कराना है तो मीवाक्यूरियम से काम नहीं चलेगा, तब हमें देना पड़ेगा क्या, सक्सिनल कोलिन। तब हमें सर्जरी के लिए क्या देना पड़ेगा, सर्जरी के लिए हमें देना पड़ेगा सक्सिनल कोलिन। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग है डेंड्रोलिन, इसके सोडियम के साथ सॉल्ट आता है डेंड्रोलिन सोडियम। ठीक है, नेक्रोलेप्सी की बात करें तो नेक्रोलेप्सी के लिए हमारी ड्रग जो आती है वो आती है कौन सी, मोडाफिनिल इज फॉर नेक्रोलेप्सी। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एट्रोपिन इज फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैं टिक कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, वो जरूर याद रखो। ओसीडी के लिए आपको SSRI एंटी डिप्रेसेंट देना पड़ता है। डिप्रेशन के लिए सेम, पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी सेम, SSRI एंटी डिप्रेसेंट 3 हो गया। इसके पीछे अभी एक हमने और देखा था, किसके लिए, ये ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया, इसके लिए भी सेम है। तो इन चारों को एक साथ एक जगह पे लिख लेना। ठीक है, OCD, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर और बुलिमिया ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या होता है, हम देते हैं क्या, SSRI एंटी डिप्रेसेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, वो वेट अ मिनट, ये क्या हो गया। ठीक है, मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 2 कंडीशन होती है मशरूम पॉइजनिंग की। एक अगर अर्ली कंडीशन है तो एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, या क्रोनिक, अर्ली को एक्यूट बोलते हैं और क्रोनिक कंडीशन है तो थायोटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि केवल मशरूम पॉइजनिंग रखा है तो आप एट्रोपिन पे जाएंगे अगर ऑप्शन में एट्रोपिन है तो। और अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया गया कि अक्यूट मशरूम पॉइजनिंग या क्रोनिक मशरूम पॉइजनिंग, तो उस हिसाब से आपको चेंज करना है। एक्यूट में आपको एट्रोपिन पे जाना है, क्रोनिक पे आपको थायोटिक एसिड में जाना है। ओरल एंटीकोगुलेंट ओवरडोज, मतलब वारफेरिन का अगर ओवरडोज है तो हम क्या देंगे, विटामिन के देंगे। ओपियोइड विड्रॉल के लिए क्या देना पड़ता है, मेथाडोन देंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस इन प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या देना है, प्रोपाइल थायो यूरासिल। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए हमें क्या देना है, हमें ऑक्सीटोसिन देना है फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। और पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के लिए हम क्या देंगे, इंडोमेथासिन, उसमें आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन आ जाता है। ठीक है, तीन नोट दे सकते हैं, इंडोमेथासिन, आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। ठीक है, पैरासीटामोल या एस्टामिनोफेन पॉइजनिंग, एनासिटाइलसिस्टीन। अब बात करें अगर पेप्टिक अल्सर और हमारा गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जोलिंगर इलिंसन सिंड्रोम या नसेट्स इंड्यूस्ड अल्सर, इन सब के लिए हम क्या देंगे, इन सभी के लिए हमारी एक ड्रग है, वो है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। जितने भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है, तुम्हारा ओमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, जितने सारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर है, उन सब का यूज हम किसके लिए करेंगे, ये सारी जितनी भी हमारी अल्सर से रिलेटेड ड्रग्स हो गई, चाहे पेप्टिक अल्सर हो गया, GERD हो गया, जोलिंगर इलिंसन सिंड्रोम हो गया, या नसेट्स इंड्यूस्ड अल्सर हो गया, इन सब के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इन सब के लिए हमें देना पड़ेगा प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, PPIs हम देंगे। ओके, तो ये थे हमारे ड्रग्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, वर्टिगो की या मेयर्स डिसीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिनारिजिन का यूज़ करते हैं। आर्ट्रियल फ्लटर है तो कार्डियो वर्जन है और स्मोडॉल का यूज़ करेंगे। और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया है तो हम एमिडारोन और या लीडोकेन का यूज़ करते हैं। ठीक, आर्ट्रियल फ्लटर है तो हम कार्डियो वर्जन स्मोडॉल, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया है तो हम एमिडोरोन या लीडोकेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 97 मेंशन है, बट अभी देखा मैंने कि कुछ रिपीटेड हो गया, तो अबाउट समझ लो कि 90 डिसीजेज एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस को हमने कवर कर लिया विद इन 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, आपको अभी जो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बस ऐसे हाइलाइट्स याद रखना है। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, अगर लिखने का टाइम नहीं है करना, और क्या करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। चलो तो पहले बात करते हैं मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में मलेरिया हो गया तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, तब ड्रग ऑफ चॉइस होगी क्लोरोक्विन। एंटीकोगुलेशन, अगर आप केवल पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट अगर आपने वीडियो पिछला वाला जो मेरा ड्रग ऑफ चॉइस का वीडियो था, अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एंटीकोगुलेशन इन प्रेगनेंसी की बात करें तो एंटीकोगुलेंट जो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है वो कौन सा है, वो है हेपेरिन। एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, इसके लिए हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके लिए एक और अभी ट्रिक मैं बताऊंगा जो कि हम यूज कर सकते हैं। नोजिया इन प्रेगनेंसी, अगर नोजिया है तो हम डॉक्सिलामिन या पाइरिडॉक्सिन दे सकते हैं। ठीक है, अब एंटी हाइपरटेंसिव की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, बेटर, ठीक है, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग
हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, ठीक है, हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, ठीक है। आपको ये लाइन याद रखनी, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। बेटर से क्या हो गया, बेटर से हो गया बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर में मेनली कौन सी, कार्डियोसेलेक्टिव एंड लेबेटलॉल। मदर से हो गया मिथाइल डोपा, और मिथाइल डोपा क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मिथाइल डोपा क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। केयर से हो गया क्या, क्लोनिडिन, ठीक है। और ड्यूरिंग से बात करें तो हमारे पास डाई हाइड्रोपायरिडीन, डाई हाइड्रोपायरिडीन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। डाई हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कौन कौन सी आ जाएंगी उसमें, निफेडेपिन एंड एम्लोडेपिन। हाइपरटेंसिव से क्या हो गया, हाइड्रालाजिन, हाइड्रालाजिन, ठीक है। और प्रेगनेंसी से क्या हो गया, प्राजोसिन, प्राजोसिन, और अदर जो अल्फा ब्लॉकर्स है वो हम यूज कर सकते हैं। बट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, मिथाइल डोपा। और ये इतनी हमारी ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, एनाल्जेसिक इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम एनाल्जेसिया, कौन सा एनाल्जेसिक दे सकते हैं, हम दे सकते हैं एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल, ठीक है। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी, अभी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी अलग था, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी अलग है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग दी जाएगी, लेबेटोलॉल दी जाएगी, ठीक है। एंटी इपिलेप्टिक यूज इन प्रेगनेंसी, एंटी इपिलेप्टिक जो प्रेगनेंसी में हम यूज करेंगे कौन सी, मेनली हम लोग लेमोट्राइजिन यूज करते हैं। उसके अलावा हमारा अल्टरनेटिव में फिनोबार्बिटोन या लेवीट्राइसेटम भी यूज कर सकते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मैनेजमेंट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट का यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोलिक एसिड का यूज करते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर या पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, दोनों चीजों के लिए हमारा क्या यूज होता है, वो यूज होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। लेबर को इंड्यूस कराना हुआ या पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इन दोनों के लिए हमारा यूज होता है क्या, ऑक्सीटोसिन। फिर इंडियोमेट्रियोसिस, इंडियोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन होती है उसके लिए, इंडियोमेट्रियोसिस क्या होता है, इंडियोमेट्रियोसिस होता है प्रोलिफरेशन इन यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, जो प्रोलिफरेशन होने लगता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोमेट्रियोसिस। और उसके लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, डायनाजोल। अस्थमा इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में अस्थमा हो गया है तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक सल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं, ठीक। प्रेगनेंसी में अस्थमा हो गया तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक सल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर मैनिया इन प्रेगनेंसी, मैनिक कंडीशन हो गई तो उसके लिए हम लोग कौन सी ड्रग देंगे, उसके लिए हम लोग देंगे ओलेंजापिन, ठीक है। मैनिया इन प्रेगनेंसी, ड्रग ऑफ चॉइस ओलेंजापिन। कॉलरा इन प्रेगनेंसी तो फ्यूराजोलिडोन, ठीक है। प्रेगनेंसी में कॉलरा अगर हो गया तो उसके लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी, फ्यूराजोलिडीन, जोलिडोन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन हो गई तो हम क्या देंगे, स्पायरामाइसिन देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर प्रेगनेंसी में क्या हुआ, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो हम क्या देंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में देंगे हम लोग लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, व्हाट वी विल गिव द लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट, एंड व्हाट कंडीशन इफ देयर इज हाइपरथायरॉयडिज्म, इन हाइपोथायरॉयडिज्म वी विल गिव लीवोथायरोक्सिन। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है, हाइपर की भी तो कंडीशन हो सकती है ना, तो हाइपर में क्या देंगे, हाइपर में हम देंगे प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है, प्रोपाइल थायो यूरासिल, ठीक है, दोनों। हाइपो में हम देंगे लीवोथायरोक्सिन, और हाइपर कंडीशन में हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो हम क्या देंगे, प्रोपाइल थायो यूरासिल, ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। HIV इन प्रेगनेंसी, अगर HIV हो गई प्रेगनेंसी में तो क्या देंगे हम लोग, तब हम लोग देंगे जिडोवुडिन और नेविरापिन, ठीक है, जिडोवुडिन और नेविरापिन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिला तो हम एंटीबायोटिक्स में ले देते हैं, कौन कौन सा, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पुरिन और इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पुरिन, एथ्रोमाइसिन। और इसके लिए अभी आगे एक और ट्रिक है जिसमें सारी एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट में आपको भी एंड में बता दूँ, ठीक है। एलर्जीज इन प्रेगनेंसी, अगर एलर्जिक रिएक्शन देखने को तो मतलब एंटी एलर्जिक्स में हम क्या दे सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामिन दे सकते हैं, लीवोसेट्रिजिन दे सकते हैं और लोराटिडिन दे सकते हैं, ठीक। डाइफेनहाइड्रामिन, लीवोसेट्रिजिन एंड लोराटिडिन। एंटी अल्सर थेरेपी, एंटी अल्सर थेरेपी के लिए क्या दे सकते हैं हम लोग, लैंसोप्राजोल दे सकते हैं, और एंटी अल्सर थेरेपी वी कैन गिव द लैंसोप्राजोल, ठीक है। एलर्जीज में डाइफेनहाइड्रामिन, लेवोसेट्रिजिन, लोराटिडिन। एंटी अल्सर थेरेपी में लैंसोप्राजोल दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करें डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए हमारे जो एंटी डायबिटिक में हम क्या दे सकते हैं, इंसुलिन दे सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। फिर आता है अपने पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग UTI भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन UTI हो गया तो हम क्या देंगे, तब हम देंगे MPC। ट्यूबर क्लोसिस इन प्रेगनेंसी, अगर ट्यूबर क्लोसिस हो गया प्रेगनेंसी में तो हम आइसोनियाजिड अकेले नहीं देंगे, आइसोनियाजिड के साथ हम क्या देंगे, आइसोनियाजिड के साथ हम देंगे रिफाम्पिसिन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इन प्रेगनेंसी में क्या देंगे हम लोग, आइसोनियाजिड के साथ में क्या देंगे, रिफाम्पिसिन देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे, दोनों को साथ में देंगे, ठीक है। अगर
विटामिन B12 डिफिशियंसी, या जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसी को हम लोग परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। एनीमिया से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 2024 में भी था, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी या परनीशियस एनीमिया हो गया, तो उसके लिए हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, साइनो कोबैलामिन, ठीक है। ये प्रेगनेंसी की बात है, नॉर्मल में भी देख लेना, ठीक है। तो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इंसुलिन, यूटीआई इन प्रेगनेंसी हम एम्पिसिलिन देंगे, ट्यूबरकुलोसिस इन प्रेगनेंसी में हम आइसोनियाजिड विथ रिफाम्पिसिन देंगे, अकेले आइसोनियाजिड नहीं देते हैं। विटामिन B12 की डिफिशियंसी, या जिसी को हम लोग परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे, इस कंडीशन में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो होगी साइनोकोबैलामिन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस थी जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है, ठीक है। ड्रग क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस ही लिखा है, बट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी मतलब जो ड्रग को हम लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो कौन कौन सी है वो, एंड मेनली एंटीमाइक्रोबियल्स की अगर हम बात कर ले, तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास, सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर, ठीक है। इसको हमको याद रखना, सेफ मॉम्स टेक रियली गुड केयर है, ठीक है। एस से सेफ से क्या हो गया, एस से हो गया अपने पास सल्फोनामाइड, ए से हो गया अपने पास क्या, एमिनोग्लाइकोसाइड। ये सारी एंटीमाइक्रोबियल्स है जिनको हम, क्योंकि देखो एंटीमाइक्रोबियल में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये हमें याद रखना कि जो कंफ्यूजन में, जो हम प्रेगनेंसी में दे ही नहीं सकते एंटीमाइक्रोबियल्स, कौन कौन सी है वो, एस से सल्फोनामाइड्स हो गया, ए से एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, एफ से हो गया फ्लोरोक्विनोलोन्स, ई से हो गया इरेथ्रोमाइसिन, एम से हो गया मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। सेफ मॉम, टेक से टेट्रासाइक्लिन, रियली से रिबावेरिन हो गया, गुड से ग्रिशोफुल्विन हो गया, और केयर मतलब क्लोरोफेनिकोल हो गया, ठीक है। सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर, सेफ से हम याद कर लेंगे SAF, ई से हो गया सल्फोनामाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोल, इरिथ्रोमाइसिन, एम से हो गया मॉम से हो गया मेट्रोनिडाजोल, टेक से हो गया टेट्रासाइक्लिन, रियली से हो गया रिबावेरिन, गुड मतलब ग्रिशोफुल्विन, और केयर मतलब क्लोरोफेनिकोल। तो आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। सेफ मॉम टेक रियली गुड केयर। तो हम इसमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने ड्रग ऑफ चॉइस भी देख ली, और कुछ ऐसी ड्रग देख ली जो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो हम ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है कि हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओके। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था कि हम लोग पढ़ा हुआ है, तो उसको जाके एक बार देख लेना, और जो क्रैश कोर्स के वीडियोस हैं उनको जाके जरूर देख लेना, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो आज यार फिर फटाफट से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्वेशंस की हम लोग बात करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या क्या उसका रूल है, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डार्सीज इक्वेशन। अभी हमने इंजीनियरिंग में जब फिल्ट्रेशन की बात की थी, तो वहाँ पे भी डार्सीज इक्वेशन आया था। डार्सीज इक्वेशन में क्या था, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो डार्सीज इक्वेशन से होती है, और वहाँ पे रेट एंड फ्लो, ठीक है। और ये किसी ईयर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है डार्सीज इक्वेशन से, तो डार्सीज इक्वेशन किससे, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा है साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट से हम ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पता करते हैं, तो दोनों चीज़ें हमें पता हो जाती है। बीईटी इक्वेशन हम सरफेस एरिया को पता करते हैं, बट कौन सा मेथड से, एडजॉर्प्शन मेथड से, ठीक। सरफेस एरिया के भी हमने दो मेथड देखे थे, एडजॉर्प्शन मेथड एंड एयर परमिएबिलिटी मेथड, दो मेथड थे। तो जो बीईटी इक्वेशन है वो एडजॉर्प्शन मेथड से बताता है, और पॉजलेज इक्वेशन जो है वो किससे बताता है, वो एयर परमिएबिलिटी मेथड से बताता है, ठीक है। तो बीईटी इक्वेशन सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन मेथड, पॉजलेज इक्वेशन सरफेस एरिया एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने चार देखा, एक डार्सीज इक्वेशन देखा जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रेट ऑफ फ्लो को बताता है। साइकोमेट्रिक चार्ट में हमने देखा ह्यूमिडिफिकेशन डीह्यूमिडिफिकेशन बताता है। बीटी इक्वेशन हमने देखा सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन मेथड से, पॉजलेज इक्वेशन जो है सरफेस एरिया एयर परमिएबिलिटी मेथड से, ठीक है। और जो हमारा बीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कहीं किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट बाय क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी ये था। तो बीईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो था ब्रूनर एमेट एंड टेलर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें BRUNAUR, ब्रूनर, फिर EMMET एमेट, एंड लास्ट जो होता है वो टेलर, TLLER, ठीक है। तो ब्रूनर एमेट एंड टेलर इक्वेशन ये यहाँ पे होता है, इस सरफेस एरिया फॉर एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कोजेनिक हार्मोनिक इक्वेशन, सॉरी। इसमें भी आता है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किससे, एयर परमिएबिलिटी मेथड, ठीक है। तो दो हमने देखा, एक एडजॉर्प्शन मेथड से देखा हमने बीईटी इक्वेशन, पॉजलेज एंड कोजेनिक हार्मोनिक इक्वेशन जो था वो हमारा किससे था, वो एयर परमिएबिलिटी मेथड से रिलेटेड था, ठीक है। चलो, ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, गामा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, यहाँ पे या लैम्डा, कहीं कहीं लैम्डा भी रहता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो आप वो भी कर सकते हो, टू डिटरमाइन इफ द सब्सटेंस इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है ब्रैग्स लॉ से, ब्रैग्स इक्वेशन से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ड्रेव टेस्ट या इंपेरिकल टेस्ट या ट्रूफ टेस्ट, तीन होता है, ड्रेव टेस्ट या उसी को इंपेरिकल टेस्ट या उसी को हम लोग ट्रूफ टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे एच नहीं होगा, TROUGS, ठीक है। ड्रेव टेस्ट, इंपेरिकल टेस्ट या ट्रूफ टेस्ट, किसके लिए, वेटिंग एजेंट की पता करने के लिए, वेटिंग एजेंट की वेटेबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ड्रेव टेस्ट, इंपेरिकल टेस्ट या ट्रूफ टेस्ट।
ठीक है। फिर आता है हेल्डब्रांड एंड स्क्वाट इक्वेशन। ये दोनों हेल्डब्रांड एंड स्क्वाट इक्वेशन जो होते हैं ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत मुश्किल से ढूंढ के इनको निकाला है, तो आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अगर मान लो ये इक्वेशन पूछ लिया तो आपको, अगर आपने डीप में पढ़ा है तब तो आपको याद रहेगा, नहीं फिर आपको लगेगा यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें भी, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ उसके लिए मैंने बनाई है। ऐसे ही करके इसमें मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में काफ़ी चीज़ें आपकी, जितने इंपॉर्टेंट, जितने जहाँ पे आपकी गलतियाँ होने के जहाँ जहाँ से चांसेस हैं, उनको हम कवर कर दें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस ये सारे को अच्छे से फॉलो करना है, साथ में सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सकता है, और एक अच्छा सा कमेंट करो। आपको जो रियल फीडबैक लगता है आपको, वो आप कमेंट करो, या आप कोई सजेस्ट कर सकते हो चीज़ों की, हाँ इसमें भी आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो सर, तो वो भी मैं कर दूँगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे अभी कमेंट बॉक्स में मुझे मिला था कि हम इंजीनियरिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स करवा दो सर एक उसमें, तो मैंने उसको रख लिया, कंसीडर कर लिया, मैं वो उस पर भी काम कर रहा हूँ, वीडियो उस पर आ जाएगी। एक में था, किसी ने कमेंट किया था, नाम मैं भूल गया हूँ, बट कमेंट था कि सर एनालिसिस के टाइट्रेशंस के बारे में बता दो, तो मैंने ये प्लान किया कि एक जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, हमारा एक पूरा शॉर्ट वीडियो ले लेंगे एनालिसिस के टाइट्रेशन, उसमें इंडिकेटर, उसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग मटेरियल, इस तरह से करके कराने का प्लान कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 9, नॉइज विटनी इक्वेशन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला इक्वेशन है ये नॉइज विटनी, आपको उसको याद रखना है। नॉइज विटनी किससे रिलेटेड होता है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड होता है। स्टोक्स इक्वेशन जो है वो सेडिमेंटेशन से रिलेटेड होता है। हिगुची हिगुची रिलीज जो होता है, या हिगुची इक्वेशन की अगर हम बात कर ले तो किससे रिलेटेड होता है, हिगुची इक्वेशन ही होता है, रिलीज तो नहीं होता। हिगुची इक्वेशन जो होता है वो ड्रेव रिलीज फ्रॉम द ग्रेनुलर मैट्रिक्स या डिफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। ठीक है, दो होता है, या तो ग्रेनुलर मैट्रिक्स, या मतलब अगर मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन से ड्रग रिलीज की बात हुई। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि नॉइज विटनी जो है वो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, हिगुची जो है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड है। इतना आपको याद रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नॉइज विटनी जो है वो है हमारा किससे, हिगुची से रिलेटेड, सॉरी नॉइज विटनी डिसोल्यूशन से रिलेटेड, हिगुची जो है वो डिफ्यूजन से रिलेटेड। ठीक है, हेंडरसन हैसेलबैग इक्वेशन की बात करें तो वो पीएच से रिलेटेड हो जाएगा। हेंडरसन हैसेलबैग जो है वो रिलेटेड हो जाएगा किससे, पीएच से रिलेटेड इक्वेशन हो जाएगा हेंडरसन हैसेलबैग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13th नंबर की हम लोग बात करेंगे। 13 नंबर जो हमारा यंग्स इक्वेशन, यंग्स इक्वेशन की बात करें तो हमारा किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टीज हमारा यंग्स इक्वेशन से मिलता है। अरहेनियस इक्वेशन, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट, या प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, ड्रग या कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका रूम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी है। आपको एक मैं और बता दूं, अगर कहीं भी टेम्परेचर से रिलेटेड बात आ जाती है, अगर स्टेबिलिटी में टेम्परेचर की बात आ रही है तो वहाँ पे अरहेनियस इक्वेशन ही आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस का एक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म मैंने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो आप इतना याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, काउंटर करंट या फिल्टर प्रूफ मेथड की बात करें तो लॉग पी डिटर्मिनेशन के लिए होता है फिल्टर प्रूफ मेथड। ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्लॉसियस क्लैपियरॉन इक्वेशन जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच की रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या करता है, ये हमारा वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा 17th नंबर पर। 17 नंबर की बात करें तो मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड। मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या बताता है, ग्रेन्यूल डेंसिटी बताता है। हीलियम साइक्लोमीटर क्या बताता है, ट्रू डेंसिटी बताता है। ठीक है, मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड, ग्रेन्यूल डेंसिटी, हीलियम साइक्लोमीटर, ट्रू डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो क्या बताता है, वो बताता है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फोटोन कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग किसके लिए, पार्टिकल साइज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वी बुल मॉडल ये आपका 2018 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन आएंगे, आप मॉक दोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये इरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, वी बुल मॉडल का किसके लिए, इरोडेबल मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में हमारा कौन सा मॉडल आता है, वो वी बुल मॉडल आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 पे। 21 हमारा क्या बता रहा है, बेकर लॉन्सडेल मॉडल। ठीक है, बेकर लॉन्सडेल मॉडल हमारा क्या है, ये हमारा 2013 में पूछा गया था आपका। ये जो बेकर लॉन्सडेल मॉडल है ये 2013 में पूछा गया था। ये माइक्रो कैप्सूल और माइक्रोस्फीयर्स के लिए यूज किया जाता है। जीरो ऑर्डर मॉडल ऑस्मोटिक सिस्टम में कौन सा मॉडल होता है, जीरो ऑर्डर मॉडल होता है। फिक्स लॉ डिफ्यूजन, ये हमें पता है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। साथ में अभी हिगुची बताया तो डिफ्यूजन मैट्रिक्स से ड्रग रिलीज फ्रॉम द मैट्रिक्स की बात हुई तो हिगुची आ जाएगा वहाँ पे। हिक्स एंड क्रोवल क्यूब रूट, ये डिसोल्यूशन की बात हो गई। तो डिसोल्यूशन में कौन कौन से हो गया, नॉइज बिटनी हो गया, हिक्स एंड क्रोवल क्यूब रूट हो गया। एक और कोई इक्वेशन आता है डिसोल्यूशन में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो तीसरा जो है वो कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमने 24 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा जो अगला है
हुआ है लिपिंस्की रूल। अब लिपिंस्की रूल ऑफ 5 होता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। उसमें 5 उन्होंने दिया है 5 के टर्म में कि लॉग पी की वैल्यू क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की वैल्यू, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की वैल्यू, इसके तरह से उसको लिपिंस्की रूल ऑफ 5 होता है। और वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, वो लिपिंस्की रूल ऑफ 5 पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन से क्या पता चलता है हमें, डिफ्यूजन कोफिशिएंट पता चलता है। अब देखो ये प्रोटीन बाइंडिंग डिटरमिनेशन, प्रोटीन बाइंडिंग को डिटरमाइन करने के लिए देखो ये हमारा बायोफॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या, डायरेक्ट प्लॉट हो गया, स्कैटर्ड प्लॉट हो गया, क्लॉड्स प्लॉट हो गया, हिचकॉक प्लॉट हो गया, सैंडबर्ग इक्वेशन और यहाँ पे ब्लैंचार्ड इक्वेशन। ठीक है, ये सारे जो इक्वेशन है ये सारे हमारे प्रोटीन बाइंडिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया था। ठीक है, ये लिपिंस्की रूल वाला इक्वेशन, ये भी हमारा किस्सा है, ये भी हमारा बायोफॉर्म का, ये स्टोक्स आइंस्टीन इक्वेशन, डिफ्यूजन कोफिशिएंट बायोफॉर्म से रिलेटेड। अब प्रोटीन बाइंडिंग को पता करने के लिए हमारा क्या क्या है, डायरेक्ट प्लॉट, स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है, उसके बाद क्लॉड्स प्लॉट, हिचकॉक प्लॉट, उसके बाद हमारे पास क्या है, सैंडबर्ग इक्वेशन, ब्लैंचार्ड इक्वेशन, रेसिड्यू, उसके बाद इतना हमारा प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। अब अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए तो हमारे पास रेसिडुअल मेथड है, फीदरिंग है, इसी को अब रेसिडुअल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, रेसिडुअल को हम लोग फीदरिंग बोलते हैं, पीलिंग बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा किसके लिए यूज होता है, ये हमारा होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसमें से कोई सा भी दे दे, या आपको 3 ये दे देगा फिर उसका पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर दिस, तो वहां पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए हैं कि कहीं से कोई सा भी नाम देके आपको पूछ ले आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप पूरा अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 28 इसमें कर लिए। अब मोर देन 25 हमने लास्ट उसमें किया था, तो 50 प्लस इक्वेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात कर ली है। जितने अभी अगर कुछ छूट रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक पार्ट खत्म किया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्वेशंस का। फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग, उसके बाद उसकी डिसीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस और ड्रग्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट कर लिया है। अभी हमारा प्लान है कि उसमें हम डिसीज एंड देयर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी करेंगे, और स्पेसिफिक ऑर्गन टॉक्सिसिटी जिस डिसीजेस की है उसको करने का भी प्लान है, तो वो सारी चीज़ें भी लेके आएंगे आएगा। तो उसमें फार्मा नॉन फार्मा दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग कोल्टर काउंटर मेथड का यूज करते हैं। बल्क डेंसिटी को मेजर करने के लिए बल्क डेंसिटी अपैरेटस का यूज करते हैं। ट्रू डेंसिटी को मेजर करने के लिए हीलियम साइक्लोमीटर एंड गैस एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। ग्रेनुलर डेंसिटी को मेजर करने के लिए मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रू डेंसिटी के लिए हीलियम साइक्लोमीटर, गैस एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ग्रेनुलर डेंसिटी के लिए मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास जो है सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए हम लोग सॉफ्टोमीटर का यूज करते हैं। बीटी इक्वेशन, ओस्ले इक्वेशन और पोजेंसी कार्मैन इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल इनके इक्वेशंस और सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्री फॉर्म में साथ साथ में माइक्रोमेटिक्स में भी डिस्कस कर रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके एक बार देखिए ना। बाकी सारे लेक्चर्स भी क्रैश कोर्स के ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो उनको जाके एक बार आप लोग जरूर से देख लेना। ठीक है, फिर सेडिमेंटेशन फ्लो रेट हम लोग मेजर करते हैं, किससे, एंडरसन पिपेट से मेजर किया जाता है। फ्लो रेट को डिटरमाइन करने के लिए सीयर बॉक्स का यूज करते हैं। देखो सेडिमेंटेशन फ्लो रेट के लिए हम एंडरसन पिपेट का यूज करते हैं। नॉर्मल फ्लो रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग शेयर बॉक्स का यूज करते हैं। विस्कोसिटी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि फिलिंग ऑफ लिक्विड इन स्मॉल कंटेनर। अब लिक्विड को स्मॉल कंटेनर में फिल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग कॉर्न वॉल पिपेट का यूज करते हैं टू फिल द लिक्विड इन ए स्मॉल कंटेनर। ऑक्यूलर टेंशन के लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू मेजर द ऑक्यूलर टेंशन वी यूज द टोनोमीटर। ठीक है, ऑक्यूलर टेंशन जो है हमारी आई की जो टेंशन होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टोनोमीटर का यूज करते हैं। वेपर प्रेशर मेजर के लिए, वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक है आइसोपिएस्टिक मेथड, दूसरा है हिल ब्लेड एपरेटस। ठीक है, आइसोपिएस्टिक मेथड है और साथ में हिल ब्लेड एपरेटस, यहाँ पे ई नहीं होगा, हिल ब्लेड एपरेटस टोटली, आइसोपिएस्टिक मेथड और हिल ब्लेड एपरेटस। और ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा उसका नेम सजेस्ट कर रहा है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑस्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग आइसोपेस्टिक मेथड और हिल ब्लेड एपरेटस का यूज करते हैं, साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग ऑस्मोमीटर का यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सरफेस एरिया अल्टरनेटिव, मतलब सेम वही रिपीटेड है, अल्टरनेटिव कुछ और मेथड भी है सरफेस एरिया के लिए। लाइक हमारा बीटी इक्वेशन तो बता ही दिया था, साथ में लैंगनियर आइसोथर्म इक्वेशन का भी यूज करते हैं, मतलब जो हमारे आइसोथर्म्स है उनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए, और साथ में गैस एडजॉर्प्शन मेथड का भी हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है।
इसीलिए मैं यहाँ पे इन डिटेल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बस केवल एक प्रॉपर्टीज़ और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको एक पेज में, एक फोर शीट में नोट करके रखें ना, और डेली 5 से 10 मिनट में आप इसको एक बार बस पढ़ते जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वेटिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वेटिंग प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग यंग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। साथ में और इसके अलावा वेटेबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट एंगल मेथड होता है, जिससे हम लोग वेटेबिलिटी का मेजर करते हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, सर्फ कैपिलरी आइज मीटर है, स्टैलेग्मोमीटर है, ड्रॉप वेट मेथड है, ड्रॉप काउंट मेथड भी होता है, ठीक है, डू नॉय रिंग मेथड भी होता है, ठीक है, वो इंटरफेशियल टेंशन के लिए डू नॉय रिंग मेथड होता है। तो ये इससे हम दोनों चीज मेजर कर सकते हैं, सरफेस और इंटरफेशियल दोनों मेजर कर सकते हैं। ये मैंने जब अभी लास्ट लेक्चर ही अपना था सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन पे, तो उसमें बात की गई है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन हो गया, फिर इंटरफेशियल टेंशन, तो वो लेक्चर अगर अभी आपने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लेना। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा रहा हूँ। साथ में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के भी 4 लेक्चर में पूरी इंजीनियरिंग कवर की हुई है, तो जाके एक बार देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी, तो भी आप उसको देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर आपने अभी तक पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, एक बार उसको आप देख के रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप 2x पे भी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में नोट्स वेबसाइट पे अपलोडेड है, साथ तो नोट्स डाउनलोड करो और 2x पे वीडियो देख के खत्म कर डालो, ठीक है। बट देख लेना, ये मैं बोलूंगा, चाहे 2x पे देखो चाहे जैसे देखो अपने टाइम के हिसाब से, बट देख लेना, छोड़ के नहीं जाना है, ओके। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इमल्सन की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कोन प्लेट विस्कोमीटर, ठीक है। इमल्सन की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इमल्सन की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोन प्लेट विस्कोमीटर। और चेंज इन इमल्सन, अब देखो नॉर्मल इमल्सन की विस्कोसिटी के लिए तो हम लोग कोन प्लेट विस्कोमीटर का यूज कर लेते हैं, बट अगर जैसे इमल्सन में क्या होता है कि एज के साथ चेंज होता है, इमल्सन की विस्कोसिटी जो एज होती है उसके साथ इमल्सन की विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। तो एज के साथ जो इमल्सन की विस्कोसिटी चेंज होती है, चेंज इन इमल्सन विस्कोसिटी विथ एज, उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पेनेट्रोमीटर। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है ना, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट इमल्सन की विस्कोसिटी पे आ गया तो आप सिंपल से कोन प्लेट विस्कोमीटर को टिक कर दो, बट अगर चेंज इन इमल्सन विस्कोसिटी विथ एज की, लाइक स्टोरेज, अब यहाँ पे एज की जगह पे वो दे सकता है कि स्टोरेज के टाइम पे क्या होगा, आफ्टर स्टोरेज इमल्सन की विस्कोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो वो कैसे मेजर करते हैं, वो हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेनेट्रोमीटर, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। फिर डिटेक्शन ऑफ क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन, अब इमल्सन में क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, उसको लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, ठीक है। क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए इमल्सन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर का, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इमल्सन में किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, और हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, माइक्रो एम्पेरोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये इमल्सन से रिलेटेड सारे इक्वेशंस है, क्या क्या है देखो। सबसे पहले क्या है कि अपने पास है इमल्सन की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज किया कोन प्लेट विस्कोमीटर टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द इमल्सन। फिर चेंज इन इमल्सन विस्कोसिटी विथ एज के साथ जो इमल्सन की विस्कोसिटी में चेंज हो रहा है उसके लिए हमने यूज किया पेनेट्रोमीटर। फिर डिटेक्शन ऑफ क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन इमल्सन का डिटेक्ट करने के लिए किसका हम यूज करेंगे, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द इमल्सन की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें लाइक, और जैसे O/W में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू W/O, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे हमारा O/W इमल्सन है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और W/O में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये हम किससे मेजर करेंगे, ये हम मेजर कर सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से या माइक्रो एम्पेरोमेट्री से हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसीलिए क्योंकि ये देखो ये छोटे छोटे केवल इमल्सन से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इससे आप क्या हो जाते हो, वही कंफ्यूज हो जाते हो और इजी से क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज ही यही है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप मिस कर जाते हो वो आपको मिस नहीं करना है, आपको ईजिली वो सारी चीज़ें याद रहे, अपने दिमाग में रहे, इसीलिए मैंने ये अलग अलग चीज़ों को एक साथ इंक्लूड किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमल्सन का पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पार्टिकल साइज जो इमल्सन है पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप लाइट स्कैटरिंग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या है, डार्सीज इक्वेशन है और साथ में कोजेंसी कार्मैन इक्वेशन है, ठीक है। डार्सीज इक्वेशन भी है और साथ में कोजेंसी कार्मैन इक्वेशन भी है, ठीक है। तो डार्सीज इक्वेशन के साथ यही, या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात कर ले, या थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। डार्सीज इक्वेशन के लिए आपको क्या करें, या यहाँ पे आपसे बोल दे कि थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, ये भी डार्सीज इक्वेशंस के थ्रू आएगा। फिर अगर कहीं आप तो ये हो जाए कि रेट ऑफ फ्लो, इन फिल्ट्रेशन में रेट ऑफ फ्लो किस इक्वेशन से मेजर करते हैं, तो वो भी हमारा डार्सीज इक्वेशन से ही होता है, ठीक है। तो ये डार्सीज इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी कोजेंसी कार्मैन इक्वेशन के बारे में हमने देखा कि सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए भी कोजेंसी कार्मैन इक्वेशन का यूज होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस भी है जो एक से ज्यादा बार यूज किए जाते हैं,
ठीक है। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए कि वो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आप लोग यूज़ करके रखना है, ठीक है। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात होगी। अब अगर मॉइस्चर लेवल मेजरमेंट, 1 मिनट, ठीक है। देखो तो ये बातें हो गई। अब अगर मॉइस्चर लेवल का मेजरमेंट करना हो कि मॉइस्चर लेवल क्या है, तो उसके लिए हम लोग ग्रेविमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, कार्ल फिशर टाइट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम लोग गैस क्रोमैटोग्राफी का भी यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द मॉइस्चर लेवल, ठीक है। तो ये इसमें इमल्सन की पार्टिकल साइज के लिए हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप लाइट स्कैटरिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को मेजर करने के लिए हम डार्सीज और कोजेंसी कारमैन इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चर लेवल को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रेविमेट्री, कार्ल फिशर टाइट्रेशन एंड गैस क्रोमैटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से सारे इक्विपमेंट्स हम लोग फटाफट से रिवाइज करेंगे 2 मिनट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पार्टिकल साइज को मेजर करने के लिए हम लोग कोल्टर काउंटर मेथड का यूज करते हैं। बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स, ट्रू डेंसिटी, हीलियम साइक्रोमीटर, गैस एंड लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, ग्रेनुलर डेंसिटी, मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट सरफेस एरिया, सॉफ्टोमीटर, बीटी इक्वेशन, पोजली इक्वेशन और कोजेंसी कार्मल इक्वेशन, सेडिमेंटेशन फ्लो रेट, एंडरसन पिपेट, डिटरमिनाइंग द फ्लो रेट, शियर बॉक्स, विस्कोसिटी, ओस्टवर्ड स्कोप मीटर। ओके, फिर फिलिंग ऑफ लिक्विड इन स्मॉल कंटेनर, कॉर्न वॉल पिपेट, ऑक्यूलर टेंशन, टोनोमीटर, वेपर प्रेशर, आइसोपेरिस्टिक या हिल ब्लेड एपरेटस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोमीटर, ठीक। सरफेस एरिया अल्टरनेटिव मेथड में बीटी इक्वेशन, लाइंगमेरेट आइसोथर्म्स हो गया, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन हो गया, गैस एब्जॉर्प्शन हो गया, वेटिंग प्रॉपर्टी, यंग्स इक्वेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलराइज स्टेगलोमीटर, ड्रॉप पेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, सारी चीजें आएंगी। इंटरफेशियल टेंशन, डूनोए रिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट इमल्सन विस्कोसिटी, कॉनक्रीट विस्कोमीटर, चेंज इन इमल्सन विस्कोसिटी विद एज, पेनेक्ट्रोमीटर, डिटेक्शन ऑफ क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन इमल्सन में, ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इमल्सन, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या माइक्रो एम्पेरोमेट्री। ओके, नेक्स्ट पार्टिकल साइज इन इमल्सन, माइक्रोलाइट स्कैटरिंग, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, डार्सीज इक्वेशन, कोजेंसी कारमैन इक्वेशन, मॉइस्चर लेवल मेजरमेंट, ग्रेविमेट्री, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, गैस क्रोमैटोग्राफी, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द मॉइस्चर। ओके, तो ये पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अभी अबाउट मोर देन 35 इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ और एपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चले जाना। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे टाइमिंग्स लेक्चर्स वो मैं दे देता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि नोट्स और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ, और ये यहाँ पे आप जाके वेबसाइट से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कल हमारा जो डिस्कशन होने वाला है नाइपर पीवाईक्यूज़ के लिए, अगर आप अभी 29 से पहले देख रहे हो तो कल आप ज्वाइन करना, अगर 29 के बाद देख रहे हो तो मतलब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट एक वीडियो था पार्ट 1, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस किया। कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस सीरीज़ में आपको और कौन कौन से वीडियोज़ चाहिए, किस किस तरीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपको इस सीरीज़ के अंदर चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इन सीरीज में वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ये वीडियो हम लोग आज यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।